Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sociology Classes for UPSC. In this lecture, today we will discuss on the short answer type questions of the topic culture, socialization and social controls. Then let's start. First question, what is culture या संस्कृति से आप क्या समझते हैं? तो संस्कृति हमारी सामाजिक विरासत है क्योंकि ये हमें समाज से प्राप्त होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है और ये सीखी जाती है। इसमें मूल्यों, आदर्शों, सामाजिक मूल्यों, नियमों, परंपराओं, रीति रिवाजों आदि को शामिल किया जाता है। यह भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार की होती है। तो संस्कृति किसे कहती है? किसे कहते हैं? सामाजिक मूल्य, आचार व्यवहार के नियम, खान पान, रहन सहन आदि सभी तत्वों को सामाजिक संस्कृति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यह हम सीखते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते हैं। और साथ साथ में इसके दो भाग भी होते हैं, भौतिक और अभौतिक संस्कृति। संस्कृति को परिभाषित कीजिए। तो हर्शकोविट्स ने संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। इसका मतलब हर्शकोविट्स मानते हैं कि जो मनुष्य ने जिन चीज़ों का निर्माण किया है केवल वही संस्कृति है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये किसने कहा है? हावेल क्या कहते हैं? संस्कृति एक मानवीय घटना है क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही सांस्कृतिक तत्वों का निर्माण किया जाता है और उसी के द्वारा उनका पालन किया जाता है। तो इन्होंने मानवीय घटना माना है। संस्कृति की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति व्यक्ति का सीखा हुआ व्यवहार है जिसे व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया से धीरे धीरे सीखता है। संस्कृति हस्तांतरित होती है। हस्तांतरण का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर होती है। ये कहाँ पर? जनरेशन टू जनरेशन। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। जैसे आप देखो, होली, दीपावली के त्यौहार मनाते हैं, ईद के त्यौहार मनाते हैं। तो ये जो त्यौहार है ये हमने सीखे हैं। कहाँ से सीखे हैं? परिवार नामक संस्था से सीखे हैं, हमने समाजीकरण के माध्यम से सीखे हैं। इसी तरह से आचार व्यवहार के जो नियम हैं, बड़े छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये हमारे सांस्कृतिक तत्व हैं, संस्कृति के हिस्से हैं। तो ये चीज़ हमने कहाँ से सीखी? अपने से बड़े बुजुर्गों से सीखी, परिवार से सीखी, शिक्षण संस्थाओं से सीखी, दोस्तों से सीखी, पड़ोसियों से सीखी। तो ये जो चीज़ें हैं ये सांस्कृतिक तत्व है और इनको क्या है? सीखा जाता है। तो संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति हस्तांतरित होती है। ये हम केवल यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। बाकी इनसे संबंधित डिटेल जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने बड़े क्वेश्चन के अंदर किया हुआ है। भौतिक संस्कृति देखिए, अकबर्न और नीमकोफ ने एक पुस्तक लिखी थी सोशल चेंज 1922 के अंदर। उस पुस्तक में उन्होंने संस्कृति को दो भागों में बांटा था, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, फिजिकल और मटेरियल और नॉन मटेरियल। अब मटेरियल का, भौतिक का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं और जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है। तो भौतिक संस्कृति मूर्त होती है। मूर्त का मतलब जिन्हें देखा जा सकता है। तो भौतिक संस्कृति मूर्त होती है। इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा, छुआ और प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका नापतोल संभव है। इसमें मनुष्य द्वारा निर्मित सभी वस्तुएं जैसे कार, बस, मोबाइल, टीवी, सड़क आदि सभी को शामिल किया जाता है। इसका मतलब भौतिक संस्कृति संस्कृति का वह भाग है जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है। इसके पश्चात अभौतिक संस्कृति, इसका एकदम ऑपोजिट हो जाएगा। अभौतिक संस्कृति संस्कृति का वह भाग है जिसको देखा नहीं जा सकता। जिसको देखा नहीं जा सकता वो अभौतिक संस्कृति होगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है? अभौतिक संस्कृति का अभिप्राय संस्कृति के उस पक्ष से है जिसका न तो नापतोल संभव है और न ही कोई मूर्त रूप होता है, अर्थात उसको देखा नहीं जा सकता। अर्थात अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है। इसका जैसे विचार, प्रथा, परंपराएं, धर्म, जाति, भाषा, ज्ञान, कला, साहित्य, इनको हम देख नहीं सकते हैं। तो इन चीज़ों को, जिनको हम देख नहीं सकते वो अभौतिक संस्कृति होगी और जिनको हम देख सकते हैं वो भौतिक संस्कृति। किसने किया ये डिवाइडेशन? ये किया अकबर्न और नीमकोफ ने। इसके बाद समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए, समाजीकरण का मतलब होता है सीखना। सोशलाइजेशन मीन्स टू लर्न। हम क्या चीज़ सीखेंगे? सोशल वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स, सामाजिक मूल्यों को और सामाजिक सिद्धांतों को जब हम सीखते हैं तो वही समाजीकरण है। तो समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, शिक्षण संस्थाओं आदि के माध्यम से संस्कृति के आदर्श, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक व्यवहार आदि को सीखता है। समाजीकरण एक हार्ड मास के प्राणी को एक सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया। इसका मतलब हो गया कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो एक जैविक प्राणी होता है, एक जीव होता है
और समाजीकरण के माध्यम से उसे सामाजिक प्राणी बना दिया जाता है, क्योंकि समाजीकरण के माध्यम से वो सामाजिक नियमों, रीति रिवाजों, परंपराओं को सीखता है। अब हम ये चीज़ें में सिखाते हैं कौन है, जैसे क्रीड़ा समूह का मतलब क्या हुआ, खेल के मैदान में हम सीखते हैं, शिक्षण संस्थाओं में सीखते हैं, पड़ोसियों से सीखते हैं, परिवार के सदस्यों से सीखते हैं, और रिश्तेदारी से सीखते हैं, कानून के द्वारा सीखते हैं, किताबों से सीखते हैं। तो जहाँ जहाँ से हम जो जो चीज़ें सीखते हैं वो समाजीकरण के साधन हो गए। समाजीकरण की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो जॉनसन क्या कहते हैं, समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है। जॉनसन ने क्या माना है, सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका अदा करने के योग्य बना देता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, भी जो सीखता है वो समाज के अंदर अच्छी तरह से तालमेल करना सीख जाता है, वो अपनी भूमिका सही तरह से निभा पाता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, वो बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है ये समाजीकरण के माध्यम से सीखता है, और फिर वो भूमिका निभानी शुरू कर देता है। समाजीकरण के साधन कौन कौन से हैं, या फिर संस्था। अब देखिए, समाजीकरण के अभिकरण पूछें, चाहे संस्थाएं पूछें, चाहे साधन पूछें, एक ही बात है। तो इसका मतलब जिन माध्यमों से हम सामाजिक मूल्यों, रीति रिवाजों, परंपराओं आदि को सीखते हैं, वही माध्यम समाजीकरण के साधन, संस्था या अभिकरण कहलाते हैं। अब किन किन माध्यमों से सीखते हैं, परिवार से भी सीखते हैं, पड़ोसियों से भी सीखते हैं, क्रीड़ा समूह से भी सीखते हैं, जाति वर्ग धर्म से भी सीखते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक, वैवाहिक संस्थाएं हैं, इनसे भी हम सीखते हैं। इसके साथ साथ रीति रिवाज, परंपराएं, उनसे भी हमें सीखने को मिलता है। तो समाजीकरण के साधन वो साधन है जिनसे हम सामाजिक नियमों को सीखते हैं। सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, देखिए समाज के अंदर दो प्रकार के तत्व होते हैं, एक संगठनात्मक और एक विघटनात्मक। विघटनात्मक तत्व समाज को तोड़ने का काम और संगठनात्मक तत्व समाज को जोड़ने का काम करते हैं। तो सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य यह है कि ऐसे तत्व जो समाज को विघटित करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, उनको नियंत्रित करना ही सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। मतलब समाज के अंदर अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करना सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। संपूर्ण समाज में एकता, व्यवस्था व संगठन बनाए रखने के लिए विभिन्न औपचारिक व अनौपचारिक तरीकों से, औपचारिक कौन से, जो कानूनी, जैसे पुलिस हो गई, सेना हो गई, कानून हो गई, अदालत हो गई, इनके माध्यम से, या फिर शिक्षण संस्थाएं या अन्य संस्थाएं हो गई, ये तो हो गई औपचारिक। और अनौपचारिक कौन से होंगे, जैसे परिवार, पड़ोस, दोस्त, मित्र मंडली, रिश्तेदार, ये क्या होंगे, अनौपचारिक होंगे। तो विभिन्न औपचारिक व अनौपचारिक तरीकों से लोगों के व्यवहार पर नियंत्रण रखना ही सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। लोगों के व्यवहार का मतलब क्या हुआ, भी वो ऐसा काम ना करें जो समाज को तोड़ने का काम करता हो, जो समाज के मूल्यों के विरुद्ध हो, सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता हो, तो वो क्या कहलाएगा, सामाजिक नियंत्रण कहलाएगा। सामाजिक नियंत्रण सब व्यक्तियों का सब पर नियंत्रण होता है। इसका मतलब इस सामाजिक नियंत्रण के अंदर समाज का प्रत्येक सदस्य एक पुलिस वाले का काम करता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि समाज का प्रत्येक सदस्य के ऊपर नियंत्रण होता है। सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित कीजिए। इसमें क्या आएगा, सामाजिक नियंत्रण, पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण वह सामान्य प्रक्रिया है, मतलब ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसके द्वारा अपेक्षित व्यवहार और किए गए व्यवहार के बीच अंतर को कम से कम किया जाता है। अब अपेक्षित व्यवहार समझिए कौन सा है, जो समाज का एक सदस्य होने के नाते समाज हमसे उम्मीद करता है, और किया गया व्यवहार जो हम वास्तव में करते हैं उनमें अंतर को कम करना। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारा जो हम व्यवहार कर रहे हैं वो व्यवहार समाज की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, तो सामाजिक नियंत्रण को, उस अंतर को कम किया जाता है सामाजिक नियंत्रण से, और हमारे व्यवहार को समाज की जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें, उसके अनुसार व्यवहार को करने के लिए प्रेरित किया जाता है सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से, ये मानते हैं पार्सन्स। औपचारिक नियंत्रण क्या है, इसमें आप क्या लिखोगे, जो नियंत्रण औपचारिक साधनों के द्वारा स्थापित किया जाए, कानून और नियमों के द्वारा स्थापित किया जाए, वो औपचारिक नियंत्रण कहलाता है। तो औपचारिक नियंत्रण के साधन कौन से होंगे, अदालत, पुलिस, राज्य, सेना, सरकार, शिक्षण संस्थाएं, संविधान, कानून, ये सब क्या होंगे, औपचारिक नियंत्रण के साधन होंगे। तो देखिए, जब राज्य या सरकार या किसी औपचारिक संस्था द्वारा निश्चित नियमों और कानूनों के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है तो उसे औपचारिक नियंत्रण कहा जाता है। अब इसके साधन हैं कानून, संविधान, राज्य, पुलिस, अदालत, स्कूल आदि। मतलब जो
नियमों के अनुसार नियंत्रण स्थापित किया जाता है, कानूनों के अनुसार नियंत्रण स्थापित किया जाता है, वो औपचारिक नियंत्रण कहलाता है। या आप यही कह सकते हो भी जहाँ समाज के सदस्यों के ऊपर नियंत्रण औपचारिक साधनों के द्वारा स्थापित किया जाएगा वो औपचारिक नियंत्रण कहलाएगा, और जहाँ पर समाज के सदस्यों के ऊपर नियंत्रण अनौपचारिक साधनों के द्वारा किया जाएगा तो अनौपचारिक नियंत्रण कहलाएगा। अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल और औपचारिक मतलब फॉर्मल कंट्रोल। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। इसके अंदर अनौपचारिक नियंत्रण क्या है और इसके अभिकरण कौन कौन से हैं। अनौपचारिक नियंत्रण कौन से होंगे? जो नियंत्रण अनौपचारिक साधनों के द्वारा रखा जाएगा, जैसे धर्म, प्रथा, विश्वास, परंपराएं आदि द्वारा व्यक्ति पर किया गया नियंत्रण अनौपचारिक नियंत्रण कहलाता है। आदिम या सरल समाज या फिर ग्रामीण समाजों में अनौपचारिक नियंत्रण पाया जाता है, जैसे गाँव के अंदर पड़ोसियों के द्वारा नियंत्रित रखा जाएगा, व्यक्ति है उस पर धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा, जाति के द्वारा नियंत्रित होगा, अपने वर्ग के द्वारा नियंत्रित होगा, समूह के द्वारा नियंत्रित होगा, परिवार पड़ोस के द्वारा नियंत्रित होगा। तो इसका मतलब अनौपचारिक नियंत्रण में जो नियंत्रण है वो अनौपचारिक साधनों के द्वारा किया जाता है। अनौपचारिक नियंत्रण के अनौपचारिक अभिकरण कौन कौन से हैं? जैसे विश्वास, रीति रिवाजें, परंपराएं, प्रथाएं, जनमत, सुझाव, धर्म, कला, साहित्य, रूढ़ियाँ, जनरीतियाँ आदि। इसके पश्चात सांस्कृतिक आलंबन या सांस्कृतिक पिछड़ापन क्या है? तो एक क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट ये बनता है कि सांस्कृतिक आलंबन या सांस्कृतिक पिछड़ापन की अवधारणा किसकी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आकबर्न और नीमकोफ की है। अब आकबर्न और नीमकोफ ने संस्कृति को दो भागों में बांटा था। दो भाग कौन कौन से थे? एक तो था भौतिक संस्कृति और एक अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति कौन सी है? जिनको हम देख सकते हैं, जिसको मनुष्य ने बनाया है। अभौतिक संस्कृति कौन सी? जिनको हम देख नहीं सकते हैं, जो हमारे विचारों से, प्रथाओं से, विश्वासों से, रीति रिवाजों से, रूढ़ियों से संबंधित है। तो अब आप देखिएगा, जो भौतिक संस्कृति है ना, उसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन आते हैं। जैसे पहले हम झुग्गी झोंपड़ियों में या गुफाओं में मनुष्य रहता था, आज बड़े बड़े कोठी बंगले बनाकर रहने लगा है। तो ये जो चेंजेज है किसमें? अब भौतिक संस्कृति में आया है, परंतु मूल्यों में उतना परिवर्तन नहीं आया है। पहले भी व्यक्ति धर्म में विश्वास करता था, परमात्मा में विश्वास करता था, आज भी व्यक्ति धर्म और परमात्मा में विश्वास करता है। तो इसका मतलब अभौतिक संस्कृति है, उसमें परिवर्तन बहुत धीरे धीरे आता है, जबकि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तेजी से आता है। तो इससे क्या होगा? अभौतिक संस्कृति है वो भौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है। इसी को सांस्कृतिक आलंबन या सांस्कृतिक पिछड़ापन कहा जाता है। तो सांस्कृतिक आलंबन या सांस्कृतिक पिछड़ापन का मतलब हुआ संस्कृति का पिछड़ जाना या पीछे रह जाना। कौन सी? अभौतिक संस्कृति का भौतिक संस्कृति के मुकाबले में पीछे रह जाना, पिछड़ जाना। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ये बात किसने कही है? हर्शकोविट्स ने कही है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हर एक सोशियोलॉजी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। संस्कृति को भौतिक व अभौतिक भागों में किसने बांटा है? तो आकबर्न और नीमकोफ थे, इन्होंने संस्कृति को दो भागों में बांटा। वो दो भाग कौन कौन से थे? भौतिक और अभौतिक। और इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी? सोशल चेंज 1922 में। एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखकर डालेंगे कि जो सांस्कृतिक पिछड़ापन है या सांस्कृतिक आलंबन है वो अवधारणा किसकी है? पियाजे ने समाजीकरण के कितने चरण बताए हैं? 6 बताए हैं पियाजे ने। समाजीकरण के कितने चरण बताए पियाजे ने? 6। और संस्कृति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो संस्कृति का सबसे पहले प्रयोग मानव शास्त्र के जन्मदाता टाइलर ने किया था। तो क्वेश्चन 2 बन गए ना। मानव शास्त्र के जन्मदाता कौन है? टाइलर है, ईवी टाइलर। और संस्कृति का सबसे पहले विधिवत रूप से प्रयोग किसने किया था? टाइलर ने किया था। इसके पश्चात आगे चलते हैं। गिलीन व गिलीन ने समाजीकरण के कितने चरण बताए हैं? गिलीन याद कैसे रखेंगे? गिलीन, लीन 3, तो गिलीन और गिलीन ने 3 बताए हैं समाजीकरण के चरण। बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड जो मनोविश्लेषक थे, उन्होंने समाजीकरण के 7 चरण बताए हैं। इसके पश्चात जॉनसन ने समाजीकरण के कितने बताए हैं? जॉनसन, देखिए 4 अक्षर है इसमें और 4 इन्होंने प्रकार बताए हैं। समाजीकरण के से संबंधित सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसका था? ये इमाइल दुर्खिम का था। और इमाइल दुर्खिम एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे, अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी थे और ये समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना चाहते थे। आत्मदर्पण या स्वयं का आईना सिद्धांत किसका है? ये सिद्धांत चार्ल्स कूले का है।
आत्मदर्पण का मतलब ये हुआ, या स्वयं का आईना, कि व्यक्ति समाज है वो व्यक्ति के लिए एक आईने के समान होता है। जैसा व्यक्ति समाज में अपने आप को देखता है, समाज रूपी दर्पण में अपनी तस्वीर देखता है, वो वैसा ही बन जाता है। जैसे समाज, जब तक व्यक्ति दूसरे लोगों के साथ, कूले कहते हैं कि जब तक व्यक्ति दूसरे लोगों के संपर्क में नहीं आता, उसके खुद के विचार, मूल्य आदि विकसित नहीं हो पाते। लेकिन जब दूसरे लोगों के संपर्क में आता है तो वो देखता है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, और वो वैसा ही बन जाता है। यदि दूसरे लोग ये सोचते हैं कि बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत अच्छा बच्चा है, और बहुत इंटेलिजेंट है, और बहुत ही शरीफ है, तो वो अच्छा काम करेगा। और दूसरी तरफ यदि समाज के सदस्य उसको ये कहने, सभी लोगों से ये सुनने को मिले कि ये तो मूर्ख है, गधा है, तो नालायक है, तो वो बच्चा फिर वैसा ही बन जाएगा, क्योंकि वो सोचता है कि समाज के लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं तो मैं ऐसा ही होगा। आत्मचेतन का सिद्धांत, आई एंड मी थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर मीड के द्वारा दी गई है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। ईड, ईगो और सुपरईगो का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का है। और सिगमंड फ्राइड ने समाजीकरण की कितनी अवस्थाएं बताई थी, अभी हमने किया है, उन्होंने बताई थी अवस्थाएं, देखिएगा 7। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। सामाजिक नियंत्रण अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग कब और किसने किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक नियंत्रण अवधारणा या सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा या शब्द का सबसे पहले प्रयोग E.A. रोस ने 1901 में अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में किया था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी सोशल कंट्रोल 1901 में, और उसमें इन्होंने सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया था। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सोशल कंट्रोल पुस्तक किसकी है, कब लिखी गई। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, चार्ल्स कूले की। चार्ल्स कूले में इसी पुस्तक के अंदर आत्मदर्पण या स्वयं के आईना का सिद्धांत दिया था, ये भी ध्यान रखना है। और चार्ल्स कूले ने पहले प्रयोग किया था, E.A. रोस ने 1901 में। उसके पश्चात प्रयोग किया गया चार्ल्स कूले के द्वारा ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर 1902 अपनी पुस्तक में। इसके पश्चात फोकवेज पुस्तक के जनक कौन है, इसके जनक समनर है। और इस चार्ल्स कूले के पश्चात समनर ने प्रयोग किया था फोकवेज पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण का। और वैसे सामाजिक नियंत्रण का अव्यवस्थित रूप से जो सबसे पहले प्रयोग किया था प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक में, उसके पश्चात काम्टे ने पॉजिटिव फिलोसफी पुस्तक में, और लेस्टर एफ वार्ड ने डायनेमिक सोशोलॉजी में। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं ये सारी, कि फोकवेज पुस्तक किसकी है, समनर की है। रिपब्लिक पुस्तक किसकी है, प्लेटो की है। पॉजिटिव फिलोसफी या पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक किसकी है, अगस्त काम्टे की है। डायनेमिक्स सोशोलॉजी पुस्तक किसकी है, लेस्टर एफ वार्ड की है। तो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसके अंदर आपको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन और कर देते हैं कि जो समाजीकरण की अवस्थाएं बताई गई थी, उन अवस्थाओं में हम थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता देते हैं। पहली मौखिक अवस्था है। पहली अवस्था पूछ ले भी समाजीकरण की पहली अवस्था कौन सी है, तो मौखिक अवस्था है, ओरल स्टेज है। मौखिक का मतलब वहाँ बच्चा बोलना नहीं जानता है, बल्कि वो सिर्फ मौखिक या संकेतों के माध्यम से अपनी भूख प्यास को बताता है, और वो माँ के साथ अंतःक्रिया करता है। और फ्राइड ने इस स्तर को, मौखिक अवस्था को, प्राथमिक परिचय स्तर भी कहा है। सोच अवस्था दूसरी अवस्था है। इसमें जो बालक है वो, उससे माँ उम्मीद करती है कि वो अपनी सोच आदि जो है वो स्वयं सोच करे, सिपाही है उसकी तरफ भी बच्चा स्वयं ध्यान दे। और इस जॉनसन मानते हैं कि सोच अवस्था है ना, वो बालक के लिए माँ उस अवस्था में साधक नेता के समान होते हैं। इसके पश्चात मातृरति या इडिपल स्तर है। इसमें बच्चा है वो विभिन्न भूमिकाओं, चारों भूमिकाओं जैसे पति, पिता, पुत्र, भाई, पुत्री, बहन, इन भूमिकाओं को जानना वो सीख जाता है, इनको पहचान लेता है वो। इसके साथ साथ जो मातृरति या इडिपल स्तर है, ये 13 से 14 वर्ष की आयु में होता है। इसमें बच्चे के अंदर यौन भावना भी विकसित हो जाती है, और इसे फ्राइड है वो इडिप्स कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इडिप्स कॉम्प्लेक्स का अर्थ होगा कि जो बेटा है, पुत्र है, उसका माँ के प्रति प्रेम, तो वो इडिप्स कॉम्प्लेक्स, और पुत्री का पिता के प्रति प्रेम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहलाता है। चौथी अवस्था है कि किशोरावस्था। इसमें जो लड़का और लड़की है वो चाहते हैं कि उनके ऊपर कम से कम बंधन हो, वो बंधन में रहना नहीं चाहते हैं, और वो स्वतंत्र व्यवहार करना चाहते हैं, और साथ साथ में अधिक स्वतंत्रता मिलने के कारण वो डरते भी हैं।
पांचवी अवस्था विवाह के पश्चात शुरू होती है। इस अवस्था के अंदर जो लड़का और लड़की है वो नए रिश्तेदारों में, या जैसे लड़की ससुराल पक्ष के साथ और लड़का है वो भी अपने ससुराल के पक्ष के साथ तालमेल करना सीखता है, वहाँ के रीति रिवाजों और व्यवहार को सीखता है। छठी अवस्था अंतिम अवस्था है। इस अवस्था के अंदर व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, वृद्धावस्था में पहुँच जाता है, वो सभी काम धंधों से छुटकारा पा लेता है और वो ये सोचता है भी अब सब कुछ सीख लिया, वो सीखने के लिए कुछ बचा नहीं है। वो एक संतोषजनक जीवन महसूस करने लगता है। तो ये क्वेश्चन थे। किसी तरह का डाउट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।